नमस्कार। आज आपके YouTube चैनल समझ में आपका स्वागत है। आज हम प्रकाश के भाग 8 में मृग तृष्णा की घटना एवं वन विक्षेपण के बारे में समझेंगे। इससे पूर्व के भाग 7 के अंदर हमने अपवर्तन के बारे में देखा था, तो हम एक बार इसे पुनः दोहरा लेते हैं। अपवर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करती है तब वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है और ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश अपवर्तन कह सकते हैं। अब प्रकाश अपवर्तन दो तरह से होता है। एक, जब वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। दूसरी घटना में इस तरह से भी हो सकता है कि प्रकाश किरण अभिलंब से दूर मुड़ जाए। तो ये दो घटनाएं इसमें घटित हो सकती हैं। तो ये घटनाएं कब होती हैं, इसको हम देखते हैं नेक्स्ट चित्र में। ये हमारे पास एक चित्र दिया गया है। पहले चित्र के अंदर कोई प्रकाश किरण प्रकाश के विरल माध्यम जैसे हवा से प्रकाश के सघन माध्यम जैसे कांच या पानी में प्रवेश करती है। उस समय प्रकाश किरण अभिलंब की तरफ झुक जाती है। दूसरी तरफ इसके ठीक विपरीत देखें, जब कोई प्रकाश किरण प्रकाश के सघन यानी कि कांच से वायु में प्रवेश करे तब वह प्रकाश किरण अभिलंब से दूर मुड़ जाएगी। इसमें कुछ और चीज़ें देखते हैं। तो हम एक उदाहरण लेते हैं तेल व जल का। याद रखिए कि तेल घनत्व के मामले में जल से कम होता है, या यूं कहें कि हल्का होता है, और वह पानी के ऊपर तैरता है। लेकिन यदि हम प्रकाश सघनता की बात करें तो तेल पानी के मुकाबले ज़्यादा सघन है। इसके अंदर यदि प्रकाश किरण तेल से जल में प्रवेश करेगी तब अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर मुड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? इसे कुछ नाम से भी आपको पता चल रहा है कि पूरी तरह से अपने माध्यम 1 में लौटना। तो हम देखते हैं इसको। सबसे पहले एक चित्र से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब आप जानते हैं कि वह प्रकाश किरण अभिलंब से दूर मुड़ेगी। और जैसे जैसे हम आपतन कोण बढ़ाते हैं तो एक ऐसे कुछ समय पश्चात इतना कोण बन जाएगा कि प्रकाश किरण अपने फर्स्ट माध्यम में पुनः लौट आएगी। ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यानी कि जब कोई प्रकाश किरण प्रकाश के सघन माध्यम से प्रकाश के विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब प्रकाश किरण अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। यदि धीरे धीरे हम अपवर्तन कोण को बढ़ाएंगे, आपतन कोण को बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण भी बढ़ेगा, और एक निश्चित सीमा पश्चात आपतन कोण इतना बढ़ जाएगा कि वह अपने पहले माध्यम में पुनः लौट जाएगा। और ऐसी घटना को हम क्या कहेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? ये जो आपके पास क्रांतिक कोण है ये ऊपर वाले प्रश्न से ही रिलेटेड है। इसको हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। इस चित्र के अंदर हमने किसी प्रकाश किरण को सघन से विरल माध्यम में प्रवेश कराया है। तो आप देखेंगे कि ये जो अपवर्तित किरण है ये अभिलंब से दूर मुड़ जाएगी। यदि हम इस कोण को धीरे धीरे बढ़ाते चलें तो एक ऐसा समय आएगा जब
अपवर्तित जो कोण है वह 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि जो अपवर्तित किरण है वो इन दोनों सतह के साथ में गुजरेगी, टच करती हुई साथ से पैरेलल समांतर गुजर जाएगी। तो ऐसी घटना पर जो आपतन कोण आपके पास बनेगा उस आपतन कोण को हम क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण कहेंगे। यानी कि इसको देखते हैं। जब कोई प्रकाश किरण प्रकाश के सघन माध्यम से प्रकाश के विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब वह विलंब से दूर मुड़ जाती है, और जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ेगा वैसे वैसे अपवर्तन कोण भी बढ़ेगा, और आपतन कोण के एक विशिष्ट मान के लिए जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, मृग तृष्णा क्या है और किसे कहते हैं, ये क्यों घटित होती है? तो सबसे पहले मृग तृष्णा का एक शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं। मृग तृष्णा यानी कि हिरण की प्यास। रेगिस्तान में हिरण पानी के लिए भटकता रहता है और कभी कभार उसे लगता है कि दूर कहीं पर पानी है, और जब वो पास जाता है तो वहाँ पर पानी नज़र नहीं आता। ये घटना आमतौर पर हम लोग भी महसूस करते हैं गर्मियों के दिनों में सड़क पर या फिर रेगिस्तान में। ये घटना क्यों घटित होती है, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। अत्यधिक गर्म दिनों में अथवा रेगिस्तान में पृथ्वी के नज़दीक वायु गर्म हो जाती है, जिसके कारण पृथ्वी के साथ की सतह पर वायु विरल हो जाती है, और ऊपर की हवा जो ठंडी है वहाँ पर परतें कैसी रहेंगी? सघन रहेगी। और ऐसी स्थिति में जब किसी पेड़ अथवा वस्तु से प्रकाश किरणें आती हैं तब वह प्रकाश के सघन माध्यम से प्रकाश के विरल माध्यम में प्रवेश करेंगी। और आप जानते हैं कि जब ऐसी घटना घटेगी तो होगा क्या? वह अविलंब से दूर मुड़ जाएगी, और धीरे धीरे एक ऐसी घटना आपतन कोण बढ़ने पर एक ऐसा समय आएगा जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा और वह प्रकाश किरण अपने प्रथम माध्यम में पुनः लौट जाती है। यदि हम, क्योंकि हम जानते हैं हम सीधा देखते हैं, और तब यदि हम इस अपवर्तित किरण को पीछे की तरफ बढ़ाएं तब हमें ऐसा लगेगा कि उस पेड़ या वस्तु की प्रतिबिंब उल्टा बना हुआ है। और उल्टा कब बनता है? वो पानी के पास उसकी जैसे परछाई बन रही है, हमें इस तरह से महसूस होगा। हमें लगेगा यहाँ पर इस स्थान पर पानी है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? मृग तृष्णा कहते हैं। तो प्रतिबिंब है, हमें उसका एक आभास होगा और हमें लगेगा कि उस पेड़ की परछाई कैसी बनी है? पानी में बनी है, वह उल्टी बनी है, और इसे हम क्या कहते हैं? मृग तृष्णा कहते हैं। ये घटना क्यों घटती है? ये घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण घटित होती है। इसके कुछ उपयोग भी हैं। सबसे जो पहला उपयोग है इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, वो कहाँ है? प्रकाश के तार में। प्रकाश के तार इनके ऑप्टिकल फाइबर्स जो आज की टाइम में यूज़ होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? सिंपल एक कांच की नली है, ठोस नली है। ये ध्यान रखिए, ये खोखली नली नहीं है, ये एक ठोस नली है। जब कोई प्रकाश किरण इसके अंदर आपतित होती है तो इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और लाइट टोटली 100% आगे इस तरह से बढ़ के दूसरे हिस्से से बाहर निकल जाती है, और इसका यूज़ हम संचार में करते हैं। संचार। नेक्स्ट, हीरे की कटिंग भी कभी इस तरह से की जाती है कि उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन बन जाए। जब उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो हीरा ज़्यादा से ज़्यादा चमकता है। तो ये दो उपयोग हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। नेक्स्ट, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? नाम से पता चल रहा है वर्णों का, वर्ण यानी कि रंगों का अलग अलग हो जाना या
किसी वस्तु की सहायता से अलग कर देना। जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वह अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यदि इसे हम इन 7 रंगों को हम पर्दे पर उतारें तो बनने वाले प्रतिरूप को क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम बोलेंगे। ये घटना किसके कारण होती है? ये घटना अपवर्तन के कारण घटित होती है। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि हम जानते हैं कि एक श्वेत किरण या एक जो किरण है, प्रकाश किरण, वो विभिन्न रंगों से मिलके बनी है। अब इन रंगों में किरणों के अलग अलग वेग होता है। जब इनके जो किरणों के रंग हैं, उन सब किरणों का अलग अलग माध्यम में अलग अलग वेग होता है। तो एक माध्यम से जब वे दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वेग के कारण क्या होता है? इनका विचलन हो जाता है। क्योंकि लाल किरण का वेग अधिकतम होता है, इसलिए इसका विचलन सबसे कम होता है, और बैंगनी किरण का विचलन सबसे अधिक है क्योंकि इसका वेग सबसे कम है। तो आप देखेंगे कि ये एक प्रकाश किरण है। ये किसी प्रिज्म में से गुजरते समय, आप यहाँ देखिए, ये विलंब से की तरफ मुड़ेगी पहले केस में, लेकिन जब ये प्रिज्म से निर्गत होती है तब वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तब वह अभिलंब से दूर मुड़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है। तो स्पेक्ट्रम आपको ये याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले नीचे क्या आएगा? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। आप इसे नीचे से ऊपर की तरफ याद करिए। ऐसे है कि आपके पास बेंजानी, हपी, नाला, या फिर आप इसको याद कर सकते हैं विव ग्योर। वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। यदि प्रकाश की नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रकाश किरण सतह से 90 डिग्री पर आपतित हो तो आपतन कोण 0 डिग्री होगा, तो क्या अपवर्तन की घटना घटेगी? नहीं। क्यों नहीं घटेगी? इसको हम आंसर देख लेते हैं। क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम से क्या था? साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू नियतांक कांस्टेंट। जब आई को 0 कर दिया जाए तो उस केस में साइन 0 कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। 0 बटा साइन आर कांस्टेंट। हम साइन आर को दूसरी तरफ भेजते हैं तो हम पाएंगे 0 बराबर साइन आर गुणा कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कि नियतांक। और ऐसी स्थिति में साइन आर कितना होगा? 0 होगा, और आर का मान कितना आएगा? 0। तो यानी कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आपतित कोण 0 डिग्री पर प्रवेश करे या अभिलंब के साथ में प्रवेश करे तो वह बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। तो ऐसी घटना में हमें अपवर्तन का आभास नहीं होगा। नेक्स्ट कुछ बिंदु हैं। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब प्रकाश किरण की आवृत्ति समान रहती है, उसका वेग व तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। ध्यान रखिए कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है
तब उसके वेग में परिवर्तन हो जाता है, और वेग में परिवर्तन के कारण वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, या यूं कहिए कि वह मुड़ जाती है वेग में परिवर्तन के कारण। अब वेग में परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि आपके पास एक सूत्र है v का, वेग यानी कि v बराबर आवर्ती गुणा तरंग दैर्ध्य, आवर्ती गुणा तरंग दैर्ध्य। आवर्ती किसी चीज़ की नहीं बदलती, तरंग दैर्ध्य बदलता है, तो इसी वजह से क्या होगा, वेग बदल जाएगा। थोड़ा सा तरंग दैर्ध्य और आवर्ती के बारे में एक बार पुनः से देख लेते हैं। ये कोई आपके पास एक आपतित किरण है, आपतित किरण नहीं, तरंग है। तो तरंग के दो शीर्षों के मध्य की दूरी को हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और 1 सेकंड में होने वाले कंपन की संख्या को हम क्या कहेंगे, आवृत्ति कहेंगे। इन दोनों के गुणनफल वेग के बराबर होता है। प्रकाश किरण का निर्वात में वेग अधिकतम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। इसी के साथ धन्यवाद। यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं एवं कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें। यदि कुछ चीज़ें पूछनी हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल समझ पे के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, और साथ में ही मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। धन्यवाद।